ढेर सारे खूंखार तिलस्मी जानवरों की गुस्से भरी दहाड़े पूरी पहाड़ी में गूंजती जा रही थी। इन गूंजों से पहाड़ पर मौजूद सभी जंगल कांपने लगे थे। जिस बीच योद्धा इन तिलस्मी जानवरों से टकराते गए, मगर उस पहाड़ी की चोटी के पास सबसे काबिल नए योद्धा पहुंच चुके थे, जो बादलों के बीच छुपी चोटी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वहीं आसमान में 3 लोग खड़े थे, जो थे जोरांश और बाकी दोनों बुजुर्ग। बुजुर्ग जोरांश के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, जिसके साथ उन्होंने कहा, ये नए बच्चे तो मेरी सोच से बहुत ज्यादा तेज निकले, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब ये लोग चोटी पर पहुंचेंगे। सच कहूं तो उस कमबख्त लड़के को संभालना खुद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ ध्रुवांश और लैला जंगल से आगे बढ़ते हुए काफी सतर्क दिख रहे थे। वो दोनों चोटी के बहुत करीब पहुंच गए थे, इसलिए वहां मौजूद सभी जानवर कम से कम शुरुआती परमवीर तो थे। इतने में ध्रुवांश ने जमीन में कंपन महसूस कर तुरंत चेतना शक्तियों से भरा एक जोरदार मुक्का जमीन पर चढ़ दिया। इससे हुआ ये कि एक बहुत बड़ी दरार जमीन पर नजर आने लगी और एक जोरदार आवाज के साथ एक बहुत बड़ा तिलस्मी जानवर बाहर निकल आया। उस जानवर की आंखों में रोशनी थी, जिसके अलावा उसके शरीर पर एक बहुत मजबूत कवच चढ़ा था। उस तिलस्मी जानवर को जमीन से बाहर आते थे ध्रुवांश ने कहा, जमीन के नीचे रहने वाला जमीनी दरिंदा, वो तो अच्छा है कि ये भी शुरुआती परमवीर ही है। पर जैसे ही ध्रुवांश ने अपनी बात कहकर उस तिलस्मी जानवर को खत्म करने की तैयारी की, तो अचानक जमीन में आई दरार से कुछ और परछाइयां बाहर आने लगी। तब लैला ने हड़बड़ाते हुए ध्रुवांश को पीछे खींचा और वो दोनों देखने लगे कि कुल मिलाकर वहां 5 और जमीनी दरिंदे आ गए थे। और तो और वो सभी जमीनी दरिंदे शुरुआती परमवीर थे। तब ध्रुवांश ने घबराहट भरी आवाज में कहा, बाप रे बाप, 6 परमवीर जमीनी दरिंदे एक साथ, अब इनसे कैसे निपटना है। ये कहकर उसने लैला की तरफ देखा, जिसके बाद वो दोनों अपनी रफ्तार ज्यादा से ज्यादा करते हुए वहां से भागने लगे। दोनों ही जानते थे कि अगर वो 6 परमवीर तिलस्मी जानवरों से एक साथ लड़ते तो शायद आगे जाकर उन दोनों को काफी मुश्किल झेलनी पड़ती। इसके अलावा 6 दरिंदों से लड़ने में वक्त भी तो लगता, इसलिए बचकर भागना ही सबसे समझदारी भरा रास्ता था। लेकिन 6 जमीनी दरिंदों ने जब दोनों इंसानों को भागते हुए देखा, तो वो खूंखार दहाड़ों के साथ उनके पीछे जाने लगे। सभी तिलस्मी जानवरों की रफ्तार बहुत तेज थी और उनके आगे बढ़ने पर पहाड़ी का वो हिस्सा थरथराता गया। जब ध्रुवांश और लैला ने देखा कि वो जमीनी दरिंदे उनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, तो उन दोनों ने अपनी रफ्तार और ज्यादा तेज कर दी और वो सीधे पहाड़ की चोटी की तरफ जाते गए। इतनी तेज रफ्तार की मदद से उन्हें पूरे 10 मिनट भी नहीं लगे और उनके सामने एक मंच दिखने लगा। उस मंच से लगी कुछ सीढ़ियां थी, जिनके जरिए पहाड़ की चोटी पर जाया जा सकता था। लेकिन जैसे ही वो दोनों जंगल को पार कर उस मंच के पास पहुंचे, तो उन्हें देखा कि चारों दिशाओं से खौफनाक दहाड़े सुनाई देती जा रही थी और एक के बाद एक तिलस्मी जानवर वहां आते गए। कुछ ही पलों में वहां तकरीबन 30 परमवीर तिलस्मी जानवर इकट्ठा हो गए, जो नए योद्धाओं का पीछा करते हुए ही वहां पहुंचे थे। जाहिर सी बात थी कि वक्त बचाने के लिए जानवरों से भागने का रास्ता सिर्फ लैला और ध्रुवांश ही थोड़ी ना सोच सकते थे। जब ध्रुवांश ने मंजर देखा तो उसके चेहरे पर मजबूरी भरी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, ये उत्तरी कायनात अकादमी भी बड़ी क्रूर है। इतने सारे परमवीर तिलस्मी जानवरों के बीच नए योद्धाओं को छोड़ दिया। अरे ये तो मारकर शरीर का एक भी हिस्सा सही सलामत रहने नहीं देंगे। आखिर हम इन सभी परमवीर तिलस्मी जानवरों को कैसे हराएंगे। लैला, चलो भागते हैं यहाँ से। फिर सारी बातें भुलाकर ध्रुवांश ने लैला का हाथ थामा और वो दोनों अपनी पूरी रफ्तार में मंच की तरफ भागने लगे। वो जानते थे कि अगर गलती से भी किसी तिलस्मी जानवर ने उन्हें पकड़ लिया तो उनका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उन्हीं की तरह बाकी नए योद्धा जिनके पीछे तिलस्मी जानवर पड़े थे मंच की तरफ भागते गए। अब जाकर वहां मौजूद हर इंसान एक दूसरे को देख पा रहा था। ध्रुवांश ने देखा कि वहां यानिस, बांगुर, मिखाइल और बाकी कुछ योद्धा भी थे। सभी ने एक जैसा ही रास्ता अपनाया था, मगर उनके इस फैसले की वजह से 30 से भी ज्यादा परमवीर तिलस्मी जानवर एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए थे। इस दौरान बगल वाली पहाड़ी पर बने मैदान में जितने भी लोग इकट्ठा थे, वो सभी इस प्रतियोगिता को देखते जा रहे थे। उनकी आंखों में दिलचस्पी थी, जिसके साथ कुछ लोगों ने कहा, मजा ही आ गया। इस बार की नए योद्धाओं की प्रतियोगिता पहले से बहुत ज्यादा रोमांचक हो गई है। न सिर्फ इन योद्धाओं को परमवीर तिलस्मी जानवरों से बचना पड़ेगा, बल्कि बाकी नए योद्धाओं पर भी नजर रखनी पड़ेगी। वहीं लुहार भी मैदान में अपनी जगह पर बैठा बगल वाली पहाड़ी पर होते मुकाबले को देखता जा रहा था। वो भी जानता था कि असली चुनौतियां अब शुरू होने वाली थी। सभी की बेचैन नजरों के सामने 10 काबिल नए योद्धा तिलस्मी जानवरों के झुंड से खुद को बचाते हुए मंच की तरफ भागते गए। इतने में ध्रुवांश को पीछे से एक लड़के की पहचानी हुई आवाज सुनाई पड़ी, अरे ध्रुवांश, अच्छा हुआ जो तुम मिल गए। इस पर ध्रुवांश ने एक नजर पीछे की तरफ देखा, जो कि जाफरान था, जिसके चेहरे पर काफी कमजोरी नजर आ रही थी। उसे देखकर कोई भी समझ जाता कि उसके लिए वहां तक पहुंचना आसान तो बिल्कुल नहीं रहा था।
तभी ध्रुवांश ने चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहा, सबसे पहले हमें उस मंच तक पहुंचना होगा, उसके बाद ही हम चोटी पर जाने के बारे में सोच सकते हैं। इतना कहकर उसने अपना हाथ लहराया, जिसके बाद वो लैला को खींचते हुए मंच की तरफ जाने लगा। लेकिन जिस वक्त ध्रुवांश तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसी वक्त उसके पास एक परछाई अचानक आ गई, जिसने चेतना शक्तियों का एक जोरदार हमला उस पर कर दिया। उस रहस्यमयी परछाई की चेतना शक्तियां एक बड़े हाथ में बदल गई थीं, जिसे ध्रुवांश की तरफ जाते देख जाफरान ने चिल्लाया, ध्रुवांश बचो उस हमले से। चुपके से हुए उस हमले को महसूस करते ही ध्रुवांश के चेहरे का रंग बदलने लगा और वो हड़बड़ाकर वहां से अलग हुआ। इस दौरान उसके शरीर से काले रंग की चेतना शक्तियां निकल रही थीं, जो एक मीनार में बदलकर उस बड़े से हाथ से टकरा गई। जब वो शक्तिशाली हाथ उस मीनार से टकराया तो शक्तियों की खतरनाक लहरें चारों तरफ फैलने लगी और तब ध्रुवांश को देखा कि उस पर वो हमला यानिस ने किया था। इस एहसास के चलते उसने चिल्लाकर कहा, यानिस तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? ठीक है, आओ लड़ते हैं। ध्रुवांश इस बात से बहुत नाराज था कि यानिस ऐसी साजिश रच रहा था। वो चाहता था कि ध्रुवांश पर किए गए अचानक हमले से ध्रुवांश तिलिस्मी जानवरों के झुंड के पास चला जाता और बुरी तरह जख्मी हो जाता या फिर मारा जाता। वहीं ध्रुवांश ने 2 उंगलियों को सुनहरा करते हुए यानिस की तरफ बढ़ना जारी रखा, लेकिन यानिस की चेतना शक्तियों ने सामने कवच बनाते हुए ध्रुवांश के उस हमले को नाकाम कर दिया। तब यानिस ने मुस्कुराते हुए छलांग लगाकर मंच पर जाते हुए कहा, लड़ना चाहता है? पहले मुझे पकड़ तो ले। ध्रुवांश अपनी दोनों मुट्ठियां कसने लगा और उसके शरीर से काले रंग की चेतना शक्तियां निकलकर दोबारा विजय स्तंभ तैयार करने लगी। ध्रुवांश की आंखों में यानिस को खत्म करने का इरादा झलक रहा था और वो भी छलांग लगाते हुए मंच पर पहुंच गया। तब तक लैला भी वहां आ गई थी, लेकिन ध्रुवांश की नजर तो यानिस पर ही थी। एक पल बाद मिखाइल, बांगुर, जाफरान और बाकी नए योद्धा भी मंच पर आ गए। तभी जाफरान ने हड़बड़ाते हुए कहा, ध्रुवांश संभलो, तिलिस्मी जानवर हमारे पास आ गए हैं। जाहिर सी बात थी कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी बचकर भागना था, लेकिन ध्रुवांश का सारा ध्यान तो यानिस पर हमला करने में था। इसलिए जाफरान ने उसे समझाना चाहा। तेजी से आगे बढ़ते 30 तिलिस्मी जानवरों ने उस मंच को घेर लिया था और वो वहां मौजूद सभी नए योद्धाओं को देखकर जोर से गुर्राने लगे। फिर एक झटके में इन खूंखार परमवीर जानवरों ने सभी योद्धाओं पर हमले करने शुरू कर दिए। ये देखकर ध्रुवांश ने लैला की तरफ देखा और वो दोनों चेतना शक्तियां निकालकर लड़ने के लिए तैयार हुए। पर इससे पहले कि ध्रुवांश तिलिस्मी जानवरों पर हमला करता, अचानक से उसे प्राचीन अमर पक्षी की आवाज सुनाई पड़ी। ध्रुवांश, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, यहाँ कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब है। ये सुनते ही ध्रुवांश दंग रह गया, लेकिन फिर ज्यादा ना सोचकर वो लैला को खींचकर वहां से जाने लगा। और जैसे ही ध्रुवांश और लैला वहां से जाने लगे तो अचानक जमीन कांप उठी और उसमें से लावा का एक बहुत बड़ा फव्वारा निकलने लगा। वो फव्वारा एक बहुत बड़े हाथ में बदल गया था, जिससे टकराते ही परमवीर रैंक के एक तिलिस्मी जानवर का शरीर बिना धमाके के तबाह हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि ध्रुवांश और बाकी सभी की नजरों के सामने वो मंच जोर जोर से कांपने लगा और लावा के ढेर सारे फव्वारे आसपास से निकलते हुए तिलिस्मी जानवरों पर हमले करते गए। ये नज़ारा देखते वक्त सभी नए योद्धा हैरान थे, लेकिन बगल वाले पहाड़ में मौजूद लुहार के चेहरे पर तो अजीब सी हैरानी दिख रही थी। फिर एक पल बाद उसने हल्की फिक्र के साथ कहा, आखिर अकादमी के बुजुर्ग इस शैतान को क्यों बाहर लाना चाहते हैं? मंच के आसपास लावा के फव्वारे बड़े बड़े हाथों में बदलते जा रहे थे, जो परमवीर तिलिस्मी जानवरों से टकराते हुए उन्हें खत्म करते गए। ये नज़ारा देखकर न सिर्फ ध्रुवांश काफी हैरान था, बल्कि वहां मौजूद बाकी लोग भी दंग रह गए थे। अमर पक्षी की बात पर ध्रुवांश बाकियों के कुछ कहने से पहले ही लैला को लेकर बहुत आगे बढ़ गया था, लेकिन अचानक एक फव्वारा ऐसा निकला जो हाथ में बदलकर सीधे ध्रुवांश और लैला की तरफ आने लगा। ध्रुवांश के चेहरे पर फिक्र थी, जिसके साथ वो उस खौफनाक नज़ारे को देखता गया। वो महसूस कर पा रहा था कि उस लावा के हाथ में बेहद खतरनाक चेतना शक्तियां थी, जो परमवीर रैंक से बहुत ज्यादा थी। तब ध्रुवांश ने मनी मन घबराते हुए कहा, इस कदर शक्ति से निपटने के लिए तो मुझे वही रहस्यमयी शक्ति चाहिए जो मेरे शरीर के अंदर है, लेकिन अमर पक्षी को कमल में कैद करने के बाद से वो रहस्यमयी शक्ति पता नहीं बाहर आ ही नहीं रही है। इस बारे में परेशान होकर ध्रुवांश ने चिल्लाते हुए कहा, अब तो इस मुश्किल से बचने का बस एक ही रास्ता बचता है, भागो यहां से। ध्रुवांश जानता था कि हालात काफी बदल गए थे और अगर वो लोग वहां रहते तो शायद वो चुटकियों में राख में बदल जाते। लैला भी उसकी बात से इत्तेफाक रखती थी, इसलिए वो तलवार पर पकड़ मजबूत कर एक झटके में भागने लगी। तब ध्रुवांश को दिख रहा था कि वहां लावा के 12 हाथ तैयार हो गए थे, जो यहाँ वहां हमले करते जा रहे थे। इन हमलों के सामने खूंखार तिलिस्मी जानवर तक बचकर पीछे हटने लगे, और जो तिलिस्मी जानवर वहां से जाने में कामयाब नहीं हो पाए वो चुटकियों में राख में बदलते गए। इस दौरान थोड़ी दूरी पर मौजूद यानिस, मिखाइल और बांगुर भी शक्तियां इकट्ठा करते हुए जैसे तैसे खुद को लावा के हाथों से बचा रहे थे। उन्हें भी पता था कि अगर वो हाथ उनसे टकराते तो उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाती। इतने में लैला ने हल्की परेशानी के साथ कहा,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ध्रुवांश कि हम भागे भी तो भागे किस दिशा में। तब ध्रुवांश की आंखों में चमक दिखी और उसने तिलिस्मी जानवरों की तरफ देख कर कहा, ये लावा हाथ उन तिलिस्मी जानवरों पर हमले नहीं कर रहे हैं जो इस मंच से काफी दूर चले गए हैं। इसका मतलब लावा के इन हाथों की एक हद है जिसे ये पार नहीं कर सकते हैं। ये कहते ही उसने अचानक अपनी नजर थोड़ी दूरी पर दिखती चोटी की तरफ की। उसे नहीं लग रहा था कि वो हाथ पहाड़ की चोटी तक जा पाते। इस ख्याल के साथ ध्रुवांश ने कहा, हमें इन हमलों से बचने के लिए चोटी पर जाना होगा। इतना कहकर वो ज्यादा से ज्यादा रफ्तार के साथ सीधे पहाड़ की चोटी की तरफ भागने लगा। तब लैला भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। इस दौरान थोड़ी दूरी पर खड़े यानिस और बाकियों ने भी उन्हें भागते हुए देखा, जिसके बाद वो भी चेतना शक्तियां निकालकर अपनी अपनी रफ्तार ज्यादा से ज्यादा करने लगे। ऐसा करते हुए वो भी पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़े। मौजूदा हालात के हिसाब से सिर्फ 2 ही रास्ते थे जो वो नए योद्धा ले सकते थे। एक तो था मंच से वापस उस दिशा में भागना जहां से वो लोग आए हुए थे, और दूसरा रास्ता था पहाड़ की चोटी की तरफ जाना जो सभी की मंजिल थी। इसलिए यानिस, मिखाइल और बांगुर भी चोटी की तरफ जाने लगे। लेकिन जाफरान और बाकी योद्धाओं ने मजबूर होकर वापस जाने का फैसला किया। वो जानते थे कि वो लावा के हमलों से बच नहीं पाते, इसलिए कोई प्रतियोगिता जीतने के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं उठाना चाह रहा था। फिर अनगिनत लोगों की नजरों के सामने ध्रुवांश, लैला, यानिस, मिखाइल और बांगुर अपनी अपनी रफ्तार, चेतना कलाओं का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे में वो बखूबी लावा के हाथों से बचकर चेतना शक्तियों के इस्तेमाल से आगे बढ़ते गए। इन पांचों की काबिलियत बाकी नए योद्धाओं से बहुत ज्यादा थी। जब वो पांचों मंच से काफी दूर चले गए और चोटी के पास पहुंचने लगे तो अचानक एक जोरदार दहाड़ पूरे पहाड़ पर गूंज उठी। इस जोरदार दहाड़ से पूरा पहाड़ थरथरा उठा था और जमीन पर आई दरार बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। इसी के साथ उस दरार में से ढेर सारा लावा निकलकर आसमान में फैलने लगा, जो देखने में लावा के किसी पर्दे जैसा लग रहा था। इस पर्दे के तैयार होते ही ध्रुवांश और बाकियों के आगे बढ़ने का रास्ता जाम कर दिया गया। इतना ही नहीं, बल्कि उस पर्दे में से लावा की बरसात होने लगी थी, जिससे वहां की गर्माहट में बेतरतीब इजाफा आ गया। इस अचानक हुए बदलाव को देखकर पांचों काबिल योद्धाओं के चेहरों का रंग बदलने लगा। वो समझ गए थे कि जो भी ताकत जमीन के नीचे छुपी थी वो असल में बहुत ही ज्यादा ताकतवर और खतरनाक थी। ऐसे शक्तिशाली लावा पर्दे के सामने नए योद्धा तो क्या, बहुत सारे सीनियर्स भी कुछ नहीं कर पाते। तभी आसमान से बरसते लावा के बीच ध्रुवांश और बाकी लोग संभल संभल कर आगे बढ़ने लगे। लेकिन अब उनकी रफ्तार काफी धीमी हो गई थी, क्योंकि जरा सी गलती भी उनका काम तमाम कर सकती थी। मगर इन सभी की जिद बहुत ज्यादा थी, इसलिए कोई भी पीछे हटने के बारे में तो सोच भी नहीं रहा था। चेहरे पर यकीन लिए पांचों पहाड़ की चोटी की तरफ जाते गए। ये नज़ारा देखकर पास की पहाड़ी पर बने मैदान में जितने भी लोग बैठे थे शोर मचाने लगे। उनकी नज़रों में पांचों योद्धाओं का वो फैसला खुदकुशी करने जैसा था। तब लुहार के चेहरे पर भी फिक्र दिखी, क्योंकि ध्रुवांश के इस तरह आगे बढ़ने की उम्मीद उसने तो बिल्कुल नहीं की थी। इतने में ध्रुवांश ने अपने शरीर की ज्यादातर चेतना शक्तियां निकालकर अपनी रफ्तार बाकियों से तेज कर दी और वो सीधे उस लावा के पर्दे की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर भले यानिस काफी परेशान दिखा, लेकिन वो दांत पीसते हुए आगे बढ़ने के सिवा और कुछ नहीं कर पाया। तो कौन सा योद्धा सबसे पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर झंडा हासिल करने में कामयाब होगा, जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।